उसके लिए शर्त, अनादर्श विलयन के टाइप, और उसके बाद में पढ़ा था अपन ने स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण के प्रकार और स्थिर क्वाथी मिश्रण के लिए आवश्यक शर्तें। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन अनुसंख्यक गुणधर्म और मौलिक द्रव्यमान की गणना, जहाँ से एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो देखो बच्चों, कुछ गुणधर्म क्या होते हैं विलयन के, विलय की प्रकृति पर और उसके संगठन पर निर्भर न करके किसके ऊपर करते हैं, विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, अर्थात कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुणधर्म क्या कहलाते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ेंगे अपन वासदाव में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा पढ़ेंगे अपन हिमांक में अवनमन, और चौथा पढ़ेंगे प्राशन ताप। तो इन चारों अनुसंख्यक गुणधर्मों से किसी भी अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में न्यूमेरिकल पूछ लेते या उनका डेरिवेशन पूछ लेते, तो पक्का इन 4 में से एक में से हर बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म होते क्या है। विलयनों में घुलनशील विलय पदार्थों के कुछ गुणधर्म, घुलनशील विलय पदार्थों के कुछ गुणधर्म विलय की मात्रा अर्थात कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये गुणधर्म विलय की प्रकृति एवं संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, अनुसंख्यक गुणधर्म। अर्थात विलयन में घुलनशील विलय पदार्थों के कुछ गुणधर्म विलय की मात्रा अर्थात कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये गुणधर्म विलय की प्रकृति एवं संगठन पर निर्भर नहीं करते, क्या कहलाते हैं भाई, अनुसंख्यक गुणधर्म। अर्थात वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म। तो आप कह सकते हो अनुसंख्यक गुणधर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा भाई, कणों की संख्या, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, अनुभार के। ये क्या होता है भाई, कणों की संख्या की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और अनुभार के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अर्थात जैसे ही विलयन में विलय के अनुभार बढ़ता है तो अनुसंख्यक गुणधर्मों का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कणों की संख्या बढ़ती है तो अनुसंख्यक गुणधर्मों का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म कौन से गुणधर्म हो गए, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति मतलब कैसा विलय है, उसका संगठन क्या है, इसके ऊपर वो निर्भर नहीं करते। तो अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, कणों की संख्या, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, अनुभार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
और एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्या CuCl2 AlCl3 K4FeCl6 और आपको दे दिया NaCl। इनको कोलेगेटिव प्रॉपर्टी के या अनुसंख्यक गुणधर्मों के बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो आंसर क्या रहेगा, को अनुसंख्यक गुणधर्मों के बढ़ते क्रम में लिखें, को बढ़ते क्रम में लिखें। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इनमें क्या देख लो आप, इनके कणों की संख्या देख लो। तो CuCl2 में आंसर क्या हो जाएगा, CuCl2 में कितना है 3, AlCl3 में कितने हो गए 4, K4FeCl6 ये क्या है उपसहसंयोजक यौगिक, तो इसमें 4 और 1 5, NaCl में कितना है 2। तो सबसे कम कणों की संख्या किसमें है, NaCl में। तो सबसे पहले कौन आएगा भाई NaCl। उसके बाद में देखो CuCl2 में कितने हैं 4, CuCl2 में कितने हैं 4। उसके बाद आएगा आपका AlCl3 और फिर लास्ट में आएगा आपका K4FeCl6। इसमें कणों की संख्या कितनी है भाई 5। तो NaCl में कणों की संख्या कितनी है, कणों की संख्या कितनी है 2, इसमें कितनी है 3 और इसमें कितनी है 4 और इसमें कितनी है भाई 5। तो जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता जाता है, अनुसंख्यक गुणधर्म बढ़ते जाते हैं। दूसरी चीज बताई थी आपको दूसरे एग्जाम्पल में, अणुभार बढ़ेगा तो अनुसंख्यक गुणधर्म घटेंगे। तो क्वेश्चन में से NaCl और आपको दे दिया CaCl, तो NaCl के अनुसंख्यक गुणधर्म क्या हो जाएंगे CaCl से, क्योंकि अणुभार किसका ज्यादा होता है, सीरियम का ज्यादा होता है सोडियम से, इसलिए NaCl के अनुसंख्यक गुणधर्म क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे। देखो अणुभार से तुलना कब करनी है आपको, जब क्या दिया जाए कणों की संख्या समान हो, तब उसके बाद में आपको क्या देखना है अणुभार से तुलना करनी है। तो सीरियम का यहाँ पे दोनों में कणों की संख्या क्या है 2 2 है, तो सीरियम का अणुभार क्या होता है सोडियम से ज्यादा होता है, इसलिए अनुसंख्यक गुणधर्म किसके ज्यादा होंगे NaCl के ज्यादा होंगे। पढ़ते हैं अनुसंख्यक गुणधर्मों के प्रकार। अब क्या पढ़ेंगे भाई अनुसंख्यक गुणधर्मों के प्रकार। तो ये कितने प्रकार के होते हैं भाई 4 प्रकार के होते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। सेकंड पढ़ेंगे अपन क्वथनांक में उन्नयन। सेकंड क्या पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। और फोर्थ पढ़ेंगे परासन दाब। तो अनुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और चौथा होता है लास्ट होता है परासन दाब। चारों के चारों क्या है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। इससे आगे का पूरा चैप्टर क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, अर्थात आपके एग्जाम में सोल्यूशन पार्ट कितने नंबर का है 3 नंबर का। तो 3 में से 2 नंबर के क्वेश्चन इन 4 प्रॉपर्टी में से आते हैं।
था, मैंने पहले आपको बता दी कि यदि किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक के अंदर घोलते हैं तो विलयन का वास्तव विलायक की तुलना में कम हो जाता है और वास्तव में इसी कमी को क्या कहते हैं, वास्तव में अपेक्षित अवनमन। अर्थात जब किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वास्तव शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। वास्तव में इस कमी को वास्तव में अपेक्षित अवनमन कहते हैं। अपेक्षित अवनमन कहते हैं। अर्थात जब किसी अवाष्पशील विलय को किसमें घोलते हो आप, शुद्ध विलायक में, तो विलयन का वास्तव शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है और वास्तव में इस कमी को क्या कहते हैं, वास्तव में अवनमन। राउल्ट ने क्या बताया था, राउल्ट के अनुसार किसी, अपना सेकंड नियम दिया था राउल्ट ने, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वास्तव शुद्ध विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। राउल्ट ने अपना सेकंड नियम क्या दिया था भाई, किसी अवाष्पशील विलयन का वास्तव शुद्ध विलायक के मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। राउल्ट ने दो नियम दिए थे, तो सेकंड नियम के अनुसार क्या हो गया, वास्तव में अपेक्षित अवनमन के बारे में क्या बताया उसने, किसी अवाष्पशील विलयन का वास्तव शुद्ध विलायक के मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको ही लेकर अपन क्या निकालेंगे, वास्तव में अपेक्षित अवनमन। अर्थात अपन ने जो सेकंड नियम पढ़ा था वही क्या होता है, वास्तव में अपेक्षित अवनमन। मान लो यदि विलय बी तथा विलायक ए हो तो, विलय बी तथा विलायक ए हो तो, अभी अपन ने पढ़ा राउल्ट के नियमानुसार अवाष्पशील विलयन का वास्तव उसके शुद्ध विलायक या विलायक के मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। तो P सॉल्यूशन किसके समानुपाती हो जाएगा भाई, X से। विलायक को क्या ले रहे हो A के रूप में, तो P सॉल्यूशन किसके समानुपाती हो जाएगा, विलायक की मोल भिन्न के। तो P सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, P नोट A X A। P सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, P नोट A X A। समानुपाती चिन्ह को आप हटाओगे तो क्या आ जाएगा, P नोट A X A। अब देखो चूंकि X
एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है 1, इसलिए एक्स ए बराबर आप क्या रख सकते हो 1 माइनस एक्स बी। तो समीकरण एक में आपने एक्स ए बराबर क्या रखा 1 माइनस एक्स बी, तो पी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी। इसको आगे और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी, पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी। अब देखो मैं इसमें पी नोट ए एक्स बी को लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ और पी सॉल्यूशन को क्या लेके जा रहा हूँ राइट साइड। तो इस समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हो पी नोट ए एक्स बी बराबर पी नोट ए माइनस पी एस। देखो इधर इसको इधर लेके जाओ तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। तो पी नोट ए एक्स बी बराबर क्या होता है पी नोट ए एक्स बी। यहाँ से आप एक्स बी का मान निकाल सकते हो पी नोट ए माइनस पी एस बटे पी नोट ए, या आप लिख सकते हो ये अंतर है तो ये क्या हो जाएगा पी नोट डेल्टा पी बटे पी नोट ए, और यही क्या होता है डेल्टा पी बटे पी नोट ए बराबर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये क्या होता है भाई डेल्टा पी क्या अपॉन पी नोट ए क्या होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और डेल्टा पी क्या हो जाएगा वाष्प दाब में अवनमन। ये क्या हो जाएगा वाष्प दाब में अवनमन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर आ रहा है विलय की मोल भिन्न के बराबर आ रहा है। तो आपने क्या देखा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। एक बार दोबारा से देख लो इसको। तो विलयन का वाष्प दाब किसके समानुपाती हो गया भाई विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती। तो पी सॉल्यूशन किसके समानुपाती हो जाएगा एक्स ए के समानुपाती। तो पी सॉल्यूशन बराबर क्या आ जाएगा पी नोट ए एक्स ए, क्योंकि अपन जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, अर्थात किसी भी विलयन का मोल अंश किसके बराबर होता है ए के बराबर, इसलिए एक्स ए बराबर आप क्या रख सकते हो 1 माइनस एक्स बी। तो पी सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा पी नोट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। जब इसको सोल्व करोगे तो पी सॉल्यूशन बराबर क्या आ जाएगा पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी। तो आप इसको लेफ्ट साइड ले आए पी सॉल्यूशन को राइट साइड ले आए, तो इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और पी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा पी नोट ए एक्स बी बराबर पी नोट ए माइनस पी एस। यहाँ से एक्स बी का मान निकाल सकते हो आप, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस बटे पी नोट ए, या आप कह सकते हो ऊपर क्या है ये वाष्प दाब में अंतर, तो इसको लिख सकते हो आप डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए। यहाँ पे डेल्टा पी बटे पी नोट ए क्या है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, या तो डेल्टा पी क्या है यहाँ पे वाष्प दाब में अवनमन। तो आप यहाँ से समीकरण 2 से देख रहे हो आप कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल भिन्न के क्या है बराबर होता है। डेल्टा पी क्या है भाई यहाँ पे डेल्टा पी बराबर वाष्प दाब में अवनमन। क्या प्राप्त हो रहा है आपको वाष्प दाब में अवनमन। इस तरह से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके समानुपाती होता है विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। अभी आपने देखा डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी एक्स पी बराबर क्या प्राप्त हो डेल्टा पी बटे पी
बराबर क्या प्राप्त हो रहा था आपको, एक्स बी, ये प्राप्त हो रहा था। वास्तव में आपेक्षिक घूर्णन किसके बराबर होता है, विलय की मोल के बराबर होता है। एक्स बी का मान क्या होता है भाई, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोल बटे विलय प्लस विलायक के मोल। यहाँ पे एन बी क्या है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल। एन ए क्या है, विलायक के मोल। चूंकि तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए क्या होता है भाई, विलायक के मोलों की संख्या क्या होती है, विलय के मोलों से बहुत ज्यादा। एन ए का मान किससे ज्यादा होता है, एन बी से, इसलिए एन बी को नगण्य माना जा सकता है। इसलिए आप एन बी को क्या मान सकते हो, नगण्य मान सकते हो। और आप क्या लिख सकते हो, तनु विलयनों के लिए क्या होता है भाई, विलायक के मोलों की संख्या क्या होती है, तनु मतलब पतला और उसमें विलायक की मात्रा क्या रहती है, ज्यादा। तो एन ए प्लस, इसलिए एन ए प्लस एन बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एन ए के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स बी का मान क्या आ जाएगा, एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए। यहाँ पे आप एन ए प्लस एन बी की जगह क्या रखोगे, एन ए, एन ए। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बटे पी नोट ए बराबर क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए। क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा पी बटे पी नोट ए का मान क्या हो जाएगा, एन बी बटे एन ए। एन बी का मान कितना होता है, क्योंकि एन बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी बटे एन बी, और एन ए बराबर क्या होता है भाई, डब्ल्यू ए बटे एन ए। अर्थात विलय के मोल की क्या हो जाएंगे, विलय का भार बटे विलय का अनुभार, विलायक के मोल क्या हो जाएंगे, विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार। तो इन एन ए एन बी का मान क्या रखोगे आप इस समीकरण में, उपरोक्त समीकरण। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बटे पी नोट ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम ए। नीचे एम ए आएगा तो ये ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका वास्तव में अपेक्षित घूर्णन क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बटे पी नोट ए बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो क्या आ गया आपका वास्तव में अपेक्षिक आंदोलन। तो या इसको सही से और तरीके से अरेंज करते हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बटे पी नोट ए डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू ए इंटू एम बी, एम बी क्या हो जाएगा ऊपर। तो ये क्या हो गया भाई आपके वास्तव में अपेक्षिक आंदोलन। यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है, विलय का भार, डब्ल्यू बी क्या है, विलय का भार, डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार, और एम बी क्या है, विलय का अनुभार, एम बी क्या है, विलय का अनुभार, एम ए क्या है, विलायक का अनुभार, और एम ए क्या है, विलायक का अनुभार। तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपको फाइनल में क्या मिल गया, वास्तव में आपेक्षिक अवलंबन का फॉर्मूला मिल गया। तो एक बार दोबारा से फिर देख लो, अपने को क्या प्राप्त हुआ था, डेल्टा पी बटे पी नोट ए बराबर क्या हुआ था, एक्स बी। क्योंकि विलय के मोल भी किसके बराबर होता है, विलय के मोल बटे विलय प्लस विलय के मोल। एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। एन बी क्या है यहाँ पे, विलय के मोल, एन ए क्या है, विलायक के मोल। चूंकि तनु विलयनों के लिए क्या होता है भाई, विलायक की मात्रा क्या होती है, विलय से ज्यादा, इसलिए विलायक के मोल क्या होंगे, विलय के मोलों से ज्यादा होंगे। इसलिए आप एन बी के मान को क्या मान सकते हो, नगण्य मान सकते हो। इसलिए एन ए प्लस एन बी बराबर क्या हो जाएगा, लगभग एन ए के बराबर हो जाएगा। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा आपका एन बी बटे एन ए। तो
डेल्टा एक्स बी का मान रख दो आप, डेल्टा पी बटे पी नोट ए बराबर एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा भाई एन बी बटे एन ए। एन बी का मान क्या होता है विलय के मोल विलय का भार बटे विलय का अनुभार। एन ए क्या हो जाएगा विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार। तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा पी बटे पी नोट ए बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू पी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए बटे एम ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसको लिख सकते हो आप डेल्टा पी बटे पी नोट ए बराबर डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू ए इंटू एम बी ऊपर जाके क्या हो जाएगा एम ए। यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है विलय का भार, डब्ल्यू ए क्या है विलायक का भार, और एम बी क्या है विलय का अनुभार, और एम ए क्या है विलायक का अनुभार। इस तरह से आप इस फॉर्मूले के द्वारा क्या निकाल सकते हो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। ये बात हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी वास्तव के आपेक्षिक अवनमन की। अब निकालते हैं विलय का अनुभार कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन विलय का मूलक द्रव्यमान या अणु। देखो अभी आपने क्या फॉर्मूला प्राप्त किया था वास्तव में आपेक्षिक अवनमन का डेल्टा पी बटे पी नोट ए बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एन बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू ऊपर क्या हो जाएगा एम ए। यहाँ पे विलय का मूलक द्रव्यमान या अनुभार क्या है एन बी। तो यहाँ से एम बी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा भाई आपको एम बी बराबर क्या हो जाएगा ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटे डेल्टा पी इंटू डब्ल्यू ए, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा पी नोट ए। ये क्या आ गया भाई आपका विलय का मूलक द्रव्यमान। तो ये तो एम बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा पी यहाँ पे और पी नोट ए क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखो डब्ल्यू बी क्या है विलय का भार, डब्ल्यू ए क्या है विलायक का भार। इसी तरह से आप लिख सकते हो एम ए क्या है विलायक का अनुभार, विलायक का अनुभार। और क्या बच गया डेल्टा पी क्या है पी नोट ए माइनस पी एस, या कह सकते हो वाष्प दाब में अवनमन। पी नोट ए क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी एस क्या है विलयन का वाष्प दाब। पी एस क्या है भाई विलयन का वाष्प दाब, और एम बी क्या हो जाएगा विलय का अनुभार। तो एम बी क्या हो जाएगा यहाँ पे विलय का अनुभार या मूलक द्रव्यमान। क्या हो जाएगा भाई विलय का अनुभार या मूलक द्रव्यमान। तो विलय का मूलक द्रव्यमान या अनुभार कैसे ज्ञात करोगे अभी जो फॉर्मूला प्राप्त किया था आपने डेल्टा पी बटे पी नोट ए बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ऊपर जाके एम ए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ से एम बी बराबर क्या आ जाएगा भाई डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी नोट ए बटे डेल्टा पी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है विलय का भार, डब्ल्यू ए क्या है विलायक का भार, एम ए क्या है विलायक का अनुभार, और डेल्टा पी क्या हो जाएगा वास्तव में अवनमन। डेल्टा पी क्या होता है पी नोट ए माइनस पी एस, पी नोट ए क्या है शुद्ध विलायक का वास्तव,
एम बी क्या है, विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। तो देखो एक बार मैं पूरी प्रॉपर्टी को दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। अभी अपन ने सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, कौन सी, वास्तव में अवनमन। तो जब आप किसी अवाष्पशील विलेय को किस में मिलाते हो, शुद्ध विलायक में, तो विलयन का वास्तव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी कमी को क्या कहते हैं, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। राउल्ट ने क्या बताया था, किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वास्तव शुद्ध विलायक के मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात P सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x से होता है। तो इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, P सॉल्यूशन बराबर P नॉट ए x से। चूंकि अपन जानते हैं किसी भी विलयन की मोल भिन्न किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, तो x a प्लस एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो x a की जगह आप क्या रख सकते हो, 1 माइनस एक्स बी। तो आपने जब x a की जगह क्या रखा, 1 माइनस एक्स बी, तो आपको क्या प्राप्त हुआ था, P नॉट ए माइनस पी एस बटे P नॉट ए बराबर एक्स बी के बराबर प्राप्त हुआ था। तो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन आपको क्या प्राप्त हो रहा था, विलय की मोल भिन्न के बराबर, डेल्टा पी बटे पी नोट ए बराबर एक्स बी। अपन ने फिर एक्स बी का मान रखा, क्या होता है, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। दोनों विलयनों के लिए क्या होता है, विलय की मात्रा क्या रहती है, विलय से ज्यादा, तो एन ए का मान क्या होता है, एन बी की तुलना में बहुत ज्यादा, इसलिए आप एन बी को क्या मान सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, नगण्य मान सकते हो। तो एक्स बी का मान क्या आ जाएगा भाई, एन बी बटे एन ए। तो आपने एक्स बी का मान रखा एन बी बटे एन ए, तो मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार, तो एन बी का मान डब्ल्यू बी बटे एम बी, और एन ए का मान क्या रखा आपने, डब्ल्यू ए बटे एम ए। तो जब आपने फॉर्मूले रखा तो फाइनल क्या प्राप्त हुआ था आपको, वास्तव में अपेक्षिक अवनमन डेल्टा पी बटे पी नोट ए बराबर एम बी बटे डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए, ऊपर जाके एम में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में अपन ने क्या निकाला, विलय का मोलर द्रव्यमान, उसी फॉर्मूले में से अपन ने क्या निकाला, एम बी। तो विलय का फाइनल मोलर द्रव्यमान कितना प्राप्त होगा आपको, डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी नोट ए बटे डेल्टा पी इंटू डब्ल्यू ए। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, मोलर द्रव्यमान। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकते हैं, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन भी पूछ सकते हैं और विलय का मोलर द्रव्यमान भी पूछ सकते हैं। वास्तव में आपेक्षिक अवनमन के ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो आपको देखो, सबसे पहले मैंने यही बताया था कि सॉल्यूशन के जब आप न्यूमेरिकल करो तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको लिख लो, और क्या पूछ रहा है उसको लिख लो, बस खेल खत्म। आपने अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ ली तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं अपन, जब विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वास्तव 10 mmHg घट जाता है। यहाँ पे mmHg क्या है भाई, वास्तव की इकाई है, जबकि विलयन में विलय की मोल भिन्न कितनी दी हुई है आपको, 0.2। यदि वास्तव में कमी कितनी हो, 20 mmHg हो, तो विलायक की क्या निकालिए आप, मोल भिन्न निकालिए। देखो आपको कह रहा है जब अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वास्तव 10 mmHg घट जाता है, अर्थात वास्तव कम हो रहा है। तो आपको उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वास्तव में अवनमन दिया हुआ है। और दोबारा क्या कह रहा है, यदि 20 mmHg की कमी हो, अर्थात एक बार तो अवनमन कितना है 10 mmHg, तो विलय की मोल भिन्न कितनी है, x भी बराबर कितनी है 0.2। और यदि
20 mmHg की कमी हो, डेल्टा पी कितना हो 20 mmHg, तो विलायक की मोल भिन्न अर्थात XA का मान पूछ रहा है, न कि आपसे XB का। तो अपन ने वास्तव में अपेक्षित क्या निकाला था, डेल्टा पी बटे पी नोट ए बराबर XB। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, एक तो 10 mmHg वाली और दूसरी बन रही है 20 mmHg वाली। तो अपन दोनों के लिए क्या ले ले, दो समीकरण ले ले और फिर क्या करें, उसको कॉमन मान ले। तो पहले के लिए क्या मान ले भाई XB, और दूसरे के लिए क्या मान ले, डेल्टा P बटे P नोट A बराबर XB डैश। दूसरे समीकरण के लिए क्या मान लो आप, XB डैश। समीकरण 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा P नोट A विलायक का वास्तव में ये कट जाएगा, तो आपका फाइनल समीकरण क्या आ जाएगा, समीकरण 1/2 करोगे आप तो क्या आ जाएगा, डेल्टा P बटे P डैश बराबर XB बटे XB डैश। ये आ गया आपका। देखो P प्रारंभ में कितना दे रखा था आपको 10, दूसरा कितना दे रखा है 20, XB का मान कितना दे रखा है आपको 0.2, XB डैश का मान निकाल सकते हो आप यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 2 बार, तो XB बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.2 बराबर 0.4। तो आपने XB डैश का मान निकाल लिया कितना 0.4, चूंकि XA प्लस XB बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ पे XA बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस XB। तो आपने क्या निकाल लिया, XB डैश का मान निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4, XA बराबर कितना आ जाएगा आपका 0.6। तो ये क्या होगी भाई आपकी विलायक की मोल भिन्न। दोबारा से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, आपको दे रहा है कि यदि विलायक में आप विलय मिलाते हो तो वास्तव में कितने से कम हो जाता है 10 mmHg से, अर्थात वास्तव में कमी कितनी हो रही है 10 mmHg की। तो विलय के मोल भिन्न कितने हैं, XB का मान कितना है 0.2। यदि वास्तव में कमी कितनी हो 20 mmHg की हो तो विलायक की क्या ज्ञात कीजिए, मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे अपन ने वास्तव में अवनमन का फॉर्मूला पढ़ा क्या, डेल्टा P बटे P नोट A बराबर क्या है भाई XB, ये पढ़ा। तो यहाँ पे देखो दो समीकरण बन जाएगी आपकी, एक तो 10 के लिए और एक क्या हो जाएगी 20 mmHg दाब के लिए। तो डेल्टा P बटे P नोट A, दूसरी समीकरण क्या बन जाएगी, डेल्टा P डैश बटे P नोट A बराबर XB डैश। तो यहाँ से P नोट A का कट जाएगा, तो समीकरण 1 2 को करोगे तो आपको फाइनल क्या आएगा, डेल्टा P बटे P नोट डैश बराबर XB बटे XB डैश। यहाँ पे प्रारंभ में डेल्टा P का मान कितना दिया हुआ आपके 10 और डेल्टा P डैश का मान कितना दिया हुआ है 20। तो 10 के लिए मोल भिन्न कितनी है 0.2, और तो यहाँ से XB डैश का मान निकाल सकते हो, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो XB का मान कितना आ गया आपके 0.2। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपने क्या ज्ञात की है, विलय की मोल भिन्न, और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है विलायक की मोल भिन्न, क्योंकि अपन जानते हैं XA प्लस XB बराबर कितना होता है भाई 1 होता है। तो आप XA बराबर क्या रख सकते हो 1 माइनस XB। तो आपने क्या निकाला है भाई, XB का मान निकाल लिया आपने 0.4, तो 1 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा 0.6। तो आपके क्वेश्चन में विलायक की मोल भिन्न कितनी प्राप्त हो गई 0.6 प्राप्त हो गई। तो सॉल्यूशन के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सबसे पहले आप क्या देखोगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है और आपसे क्या पूछ रखा है, फिर आराम से समीकरण बनाओ, जो पूछ रहा है उसको क्वेश्चन मार्क करो, और जिसको जो दिया हुआ है उसको पहले ही लिख लो। तो ये बिल्कुल इजी से न्यूमेरिकल होते हैं, बस लैंग्वेज पहचान में आनी चाहिए, उसके बाद में टिपिकल नहीं होता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको
अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दे रखा है, जल का वाष्प दाब कितना है, 52 है, 18 ग्राम अवाष्पशील विलेय, तो मतलब उसने क्या दे दिया, विलेय पदार्थ का भार दे दिया। और किसमें घोल रहा है वो, 100 ग्राम जल में। तो विलेय की मात्रा क्या होती है भाई, कम, और विलायक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। तो यहाँ पे 100 ग्राम जल क्या हो गया, विलायक का भार। पर विलयन का वास्ता पी सॉल्यूशन भी आपको दे दिया। देखो विलयन के लिए जो भी देगा वो वर्ड लिख के देगा विलयन, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है उसने, विलयन का वास्ता कितना है, 87 mmHg। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। तो आंसर क्या, देखो आपको जो गिवन है क्वेश्चन में उसको सबसे पहले लिख लो। जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा, विलायक, और जो कम होगा वो क्या होगा, विलेय। तो 18.2 ग्राम अवाष्पशील विलेय, तो विलेय का भार दे रखा है, W बराबर कितना है भाई, 18.2 ग्राम। सबसे पहले लिख लो WB बराबर क्या दे दिया आपको उसने, 18.2 ग्राम। 100 ग्राम जल में, तो WA का मान दे दिया शुद्ध विलायक का, कितना है भाई, 100 ग्राम। आगे देखो विलयन का वाष्प दाब कितना दे रखा है, पी सॉल्यूशन कितना दे रखा है उसने, 87 mmHg। और जल का वाष्प दाब मतलब जल क्या है, यहाँ पे विलायक, तो उसने क्या दे दिया आपको, P0 है। विलायक का वाष्प दाब कितना है, 92 mmHg। और आपसे पूछ क्या रहा है, Mb का मान, समझ रहे हो क्या पूछ रहा है वो, Mb का मान पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे भाई, सीधा सा ये आपको जो गिवन है उसको रखो और क्या हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पे विलायक का भार तो दे रखा है लेकिन विलायक का अनुभार नहीं दे रखा। Ma बराबर, Ma क्या है भाई, H2, और जल का अनुभार कितना होता है, 18। तो ये कुछ चीजें आपको, जैसे विलायक का भार अनुभार नहीं दे तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। Ma का मान कितना आ गया भाई आपके, 18 ग्राम, क्योंकि आपको विलायक क्या दे रखा है उसमें, जल। बस आपको जो क्वेश्चन में गिवन था डाटा वो ऐसे कैसे लिखे, लैंग्वेज पढ़ो फिर सबसे पहले। तो विलेय का भार कितना दे रखा है उसने, 18.2 ग्राम। विलायक का भार कितना है, 100 ग्राम। विलयन का वाष्प दाब कितना दे रखा है, 87। और विलेय का वाष्प दाब शुद्ध विलायक विलयन का तो कितना दे रखा है उसने, 87 mmHg। तो शुद्ध विलायक का कितना हो गया भाई, 52 mmHg। और पूछ क्या रहा है आपसे, Mb। और जल का अनुभार कितना होता है, विलायक का 18 होता है। फॉर्मूला लगा लो, क्या है अपना, डेल्टा P बटे P0 A बराबर Mb बटे Na, या आप इसको लिख सकते हो P0 A माइनस PS बटे P0 A, WB बटे Mb इंटू WA इंटू Ma। अब यहाँ से Mb का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका, ये Mb बराबर क्या हो जाएगा, WB इंटू Ma इंटू P0 A बटे P0 A माइनस PS इंटू WA। अब इस समीकरण में आप इन सब के डाटा रख दो, फिर क्या करना है आपको, सोल्व करना है। तो आपने Mb बराबर जब रखा तो कितना रखा, WB का मान कितना है भाई, 18.2 ग्राम। Ma का मान कितना है, 18। आपका P0 A कितना है, 92। यहाँ से P0 A 92 माइनस 87 इंटू WA कितना है, 100। ये कितना हो जाएगा, 18.2 इंटू 18 इंटू 92 बटे 92 में से आपने 87 निकाल तो कितना बच गया, 5। ये कितना हो गया भाई, 100। तो Mb बराबर कितना आ जाएगा, 18.2 इंटू 18 इंटू 52 बटे 500। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका लगभग 60.27 ग्राम के आसपास। आपके विलेय का अनुभार कितना आ जाएगा भाई, 60.27 के आसपास आ जाएगा। तो एक बार जो गिवन है उसको लिख लो, जो अननोन है उसके आगे क्वेश्चन मार्क करो। सबसे पहली बात है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, लैंग्वेज को अच्छे तरीके से पढ़ के उसमें क्या क्या दे रखा है वो फिर लिखना है, और जो पूछ रहा है फिर उसको क्वेश्चन मार्क करो, उससे संबंधित फॉर्मूला लगाओ, और जो पूछ रहा है फिर क्या बचता है आपका, गुणा भाग बाकी बचता है। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है अवाष्पशील विलेय मतलब WB का भार कितना दे रखा है, 18.2 ग्राम। और विलायक, देखो विलायक वन ने देखिए उसमें 100 ग्राम जल में, तो विलायक का भार क्या रहता है, विलायक की मात्रा क्या रहती है, हमेशा ज्यादा। तो यहाँ पे विलायक का भार या WA कितना दे रखा है आपको,
विलयन का वाष्प दाब दे रखा है आपको 87 mmHg और शुद्ध वाष्प विलायक का जल का कितना दे रखा है आपको 52 mmHg। और यही तो होता है वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब क्या होता है विलयन से ज्यादा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है देखो विलायक का 52 है, विलयन का कितना 87। आपसे क्या पूछ रहा है Mb और विलायक का अनुभार कितना हो जाएगा, जल का कितना होगा 18। तो आप क्या लगाओगे वाष्प दाब में अवनमन वाला फॉर्मूला डेल्टा P बटे P नॉट बराबर Mb बटे Mn। या डेल्टा P क्या होता है भाई P नॉट ए माइनस PS बटे P नॉट ए। तो WB बटे Mb इंटू Ma बटे WA। जब इसको करोगे तो यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा Mb का मान। तो Mb का मान क्या हो जाएगा WB इंटू Ma इंटू P नॉट ए बटे P नॉट ए माइनस PS इंटू WA। अब यहाँ पे रख दो WB का मान कितना है 18 गुण 2, Ma का मान कितना है 18, P नॉट ए का है 52 और P नॉट ए माइनस PS कितना हो जाएगा 52 माइनस 87 इंटू WA का मान कितना है 100। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका फाइनल विलय का अनुपात कितना आता है 60.27 ग्राम आता है। इसलिए ट्यूशन की लैंग्वेज पढ़ो, उसमें जो गिवन है उसको अच्छे से लिखो और फिर क्या करो आप बस फिर क्या बच गए आपके गुणा भाग बाकी बच गए, फिर इसको सोल्व करो। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ने की क्या होती है क्वेश्चन की ज़रूरत होती है। देखो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.50 बार है तो 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। तो विलय का क्या पूछ रहा है आपसे मोलर द्रव्यमान, और इसने आपकी सुविधा के लिए क्या दे दिया बेंजीन का अनुभार। बेंजीन क्या होती है C6H6, तो उसका अनुभार भी क्या दे दिया उसने क्वेश्चन में दे दिया। तो सबसे पहले क्या देखो आपको गिवन क्या क्या है, तो क्या कह रहा है शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है 0.850 और कितना अवाष्पशील विलय बोल रहे हो आप 0.5 ग्राम। तो आपको क्या दे दिया भाई सबसे पहले उसने WB का मान दे दिया अवाष्पशील विलय का 0.5 ग्राम। अवाष्पशील विलय पदार्थ का भार कितना दे दिया 0.5 ग्राम। कितने में बोल रहे हो 39 ग्राम बेंजीन में। तो WA विलायक का भार दे दिया आपको 39 ग्राम, अरे बेंजीन में बोल रहे हो आप तो विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा क्या रहती है ज्यादा। अब क्या कह रहा है विलयन का वाष्प दाब PS कितना दे दिया आपको 0.845 बार दे दिया। अब देखो विलयन का दे दिया, शुद्ध विलायक का कितना हो जाएगा भाई, देखो शुद्ध बेंजीन का तो P नॉट A का मान कितना दे रखा है इसने 0.850 बार। अब आपको बेंजीन क्या है यहाँ पे विलायक, तो Ma का मान भी दे दिया, विलायक का अनुभार कितना दे दिया 78 ग्राम पर मोल। अब आपको क्या निकालना है केवल Mb का मान निकालना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, उसके बाद में जो गिवन है उसको लिख लो, फिर क्या लगाओ आप फॉर्मूला लगाओ, उससे संबंधित सीधा सा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब अर्थात विलायक का वाष्प दाब P नॉट A का मान कितना दे रखा है 0.850, विलयन का वाष्प दाब कितना दे रखा है 0.845, विलय का भार कितना दे रखा है 0.5 ग्राम, विलायक का कितना है 39 ग्राम और विलायक का अनुभार कितना है आपके 78 और आपसे पूछ रहा है Mb विलय का अनुभार। तो देखो अभी वो लगाओ फॉर्मूला P नॉट A माइनस PS बटे P नॉट A बराबर WB बटे इंटू Ma इंटू Mb इंटू WA।
माइनस पी एस इंटू डब्ल्यू ए। इनका मान रख लो आप। डब्ल्यू बी का मान कितना दे रखा है आपको 0.5 ग्राम, एम ए का मान कितना दे रखा है 78, और आपको क्या चाहिए पी नोट ए का मान कितना दे रखा है आपको 0.850 बटे ये कितना हो जाएगा 0.850 माइनस 0.845 इंटू कितना हो जाएगा भाई आपका डब्ल्यू ए कितना है आपका 39। अब देखो इसको आगे सोल्व करो आप तो कितना हो जाएगा एम बी बराबर कितना हो जाएगा भाई ऊपर क्या है 0.5 इंटू 78 इंटू 0.850 बटे नीचे कितना बच जाएगा 0.850 में से आप निकालोगे कितने 0.845 तो कितना बच जाएगा भाई आपका 0.005 इंटू 39। देखो 39 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 3 से कट जाएगा। अब ये कितना बच गया भाई आपका 0.5 इंटू 2 इंटू 850 बटे कितना होगा आपका 5 से एक बार गया। ये कितना बच गया भाई वो 2 इंटू 0.1 इंटू 2 इंटू 850। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हट जाएगी तो 2 गुणा 85 बराबर कितना आ जाएगा आपका 170 ग्राम। तो एम बी का मान कितना है आपके भाई 170 ग्राम प्राप्त हो। दोबारा से देख लो एक बार आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना दे रखा था विलायक का वाष्प दाब दे रखा है 0.850 अर्थात पी नोट ए का मान दे रखा है। पीलेट का वाष्प दाब पी सॉल्यूशन कितना दे रखा है 0.845 बार। अवाष्पशील विलेय का भार दे रखा है आपको 0.5 ग्राम और आपको दे रखा है क्या विलायक का भार कितना दे रखा है 39 ग्राम बेंजीन का और विलायक का अनुभार भी दे रखा है आपको कितना एम का मान 78 ग्राम और आपसे क्या पूछ रहा है एम का मान। तो एम के लिए फिर अब फॉर्मूला लगा दो एम बराबर क्या आ गया भाई वो डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी नोट ए बटे पी नोट ए माइनस पी एस इंटू डब्ल्यू ए। ये कितना हो जाएगा भाई जब आप ये मान रखोगे डब्ल्यू बी का मान 0.5 एम ए का मान 78 और पी नोट ए का मान कितना है 0.850 नीचे क्या लिखोगे 0.850 माइनस 0.845 इंटू 39। इसको जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0.005 ऊपर कितना होगा 0.5 तो ये 3 पॉइंट्स कितना बढ़ गया 3 पॉइंट्स ऊपर क्या बच गया 0.5 इंटू 2 इंटू 850 39 का 78 में 2 बार भाग गया 0.5 से 5 को काट दिया कितना है 0.1 आ गया। 0.1 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया 850 से तो एक जीरो कम हो जाएगी तो कितना बचेगा 85। तो 85 को जब आपने 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 170 ग्राम। इस तरह से आपके विलायक का भार अनुभार कितना आ गया आपके मोलर द्रव्यमान कितना प्राप्त हो गया आपको 170 ग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे आप सबसे पहले जो गिवन है उसको देखो उसके बाद में उसको अच्छे तरीके से समझ के फिर जो गिवन है उसको लिख लो और जो अननोन है जो पूछ रहा है उसको नोट करो फिर फॉर्मूला लगाओ और सीधे आंसर गेट करो। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होते हैं बस थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत होती है। बच्चों आपके राउंड के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल रह गया था तो इस तरह से राउंड के नियम के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है वो मैंने नहीं करवाया था अब करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल के साथ। देखो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में 350 केल्विन ताप पर शुद्ध द्रव ए और बी का वाष्प दाब कितना दिया होगा आपके 450 और 750 mmHg है।
यदि कुल वाष्प दाब कितना है 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। अर्थात आपसे इनकी मोल भिन्न पूछ रही है। मिश्रण का संगठन मतलब मोल भिन्न पूछ रहे हैं। साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन ज्ञात कीजिए। और वाष्प प्रावस्था के संगठन से मतलब क्या है, इनके वाष्प दाब पूछ रहा है। ए और बी के क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, वाष्प दाब पूछ रहा है। तो आपको गिवन क्या है भाई, पी टोटल दे रखा है, पी कुल कितना दिया हुआ है आपको 600 mmHg। पी नोट ए शुद्ध द्रव का था, शुद्ध अवस्था में पी नोट ए कितना दे रखा है आपको 450 mmHg। इसी तरह से आपको पी नोट भी दे रखा है कितना 750 mmHg। अब आपसे ये पूछ रहा है एक्स ए व एक्स बी, पी ए और पी बी का मान। तो अपन ने राउल के प्रथम नियम से क्या निकाला था, पी सॉल्यूशन या पी टोटल या पी कुल विलियन। पी टोटल मतलब क्या हो जाएगा पी एस। तो पी सॉल्यूशन बराबर क्या निकाला था, पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी माइनस पी नोट ए। ये मान निकाला था, ये फॉर्मूला पी सॉल्यूशन या पी कुल विलियन का कुल दाब किसके बराबर आया था, पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी माइनस पी नोट ए। अब यहाँ पे रख दो, पी नोट ए सॉल्यूशन का कुल कितना दिया हुआ आपके 600, पी नोट ए का मान है आपके 450 प्लस एक्स बी, तो ये कितना हो जाएगा 750 माइनस 450। तो अब आप आगे सोल्व करो इसको, 600 बराबर 450 प्लस एक्स बी, ये कितना बच गया भाई आपके 300। अब देखो 450 तो आप इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 600 माइनस 450 बराबर एक्स बी इंटू 300। यहाँ से कितना बच गया भाई आपका 150 एक्स बी इंटू 300। यहाँ से एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा 150 बटे 300। या आप इसको सोल्व करोगे तो 1/2, या आप क्या कह सकते हो 0.5। तो एक्स बी का मान कितना आ गया आपके 0.5। तो एक्स ए का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है 1, तो एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, या आप कह सकते हो 1 माइनस 0.5 को कितना हो गया 0.5। तो एक्स ए का मान भी कितना आ गया आपके 0.5, तो एक्स बी का मान भी कितना आ गया आपके 0.5। अब आपसे पूछ रहा है लास्ट में क्वेश्चन में वाष्प प्रावस्था का संगठन। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा भाई पी नोट ए एक्स ए। तो पी नोट ए का मान दे रखा है आपको 450, एक्स ए का मान कितना है 0.5, गुणा कर दो 55 25 और 520 और 2 22, 225 mmHg। इसी तरह पी बी का मान कितना हो जाएगा भाई पी नोट बी एक्स बी, वो कितना है 750 इंटू 0.5, ये करोगे तो 55 25 7 35 2 37। पी बी का मान कितना आ गया भाई आपके 375 mmHg। तो देखो सबसे पहले लैंग्वेज में देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है और उसको लिख लो। तो आपको दे रखा है कुल दाब या विलयन का दाब कितना 600 mmHg। शुद्ध अवस्था में द्रव ए और बी का दाब कितना दिया हो आपके 450 mmHg। किसका दिया पी नोट ए, पी नोट बी का मान दे रहा है आपको 750। आपसे पूछ रहा है मिश्रण का संगठन अर्थात उनके मोल भिन्न पूछ रहा है। तो समीकरण से अपन ने राउल के प्रथम नियम से क्या प्राप्त किया था, पी सॉल्यूशन बराबर पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी माइनस पी नोट ए। आपको पी कुल दिया हुआ है 600 बराबर 450 प्लस एक्स बी इंटू 750 माइनस 450। जब आप इसको सोल्व करते हो तो एक्स बी का मान कितना आता है आपके 0.5। क्योंकि अपन जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा भाई 1 माइनस एक्स बी। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5 बराबर कितना आ जाएगा 0.5। तो एक्स ए का मान भी कितना आ गया आपके 0.5 आ गया। अब आपसे पूछ रहा था वाष्प प्रावस्था में संगठन अर्थात पी ए व पी बी का मान। तो पी ए का मान किसके बराबर होता है पी नोट ए एक्स ए। तो एक्स ए का मान आपने ज्ञात कर लिया, पी नोट ए का मान उसने दे रखा है। तो 450 इंटू 0.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 225। और इसी तरह से पी बी का मान कितना आएगा भाई पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो 750 इंटू 0.5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.375 आ जाएगा। इस तरह से आपने क्या ज्ञात कर लिया मिश्रण का संगठन भी अर्थात एक्स ए एक्स बी का मान भी और वाष्प प्रावस्था का संगठन
पी ए व पी बी का मान भी याद कर लिया। इस तरह से राउल्ट के नियम के ऊपर क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल। और जो वास्तव का अपेक्षिक अवनमन पढ़ा वो क्या था, सेकंड रूल के ऊपर बेस्ड था। तो सेकंड रूल के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, जिस तरह से अपन ने वास्तव में अपेक्षिक अवनमन पढ़ा हो। तो इस तरह से आज अपन ने पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अनुसंख्यक गुणधर्म वास्तव में अपेक्षिक अवनमन कंप्लीट कर लिया है। उससे संबंधित थ्योरी, उससे संबंधित न्यूमेरिकल किस तरह से पूछना है। तो सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद में जो गिवन है उसको लिख लो, और जो अननोन है वो सीधा फॉर्मूला। मतलब आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पहचान ली तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, बिल्कुल इजी। फिर क्या होता है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही होता है। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास यहाँ तक। कल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वथनांक में